जल ही जीवन है। हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए स्वच्छ पानी का मिलना बेहद जरूरी है, लेकिन ये काफी मुश्किल से मिलता है। आज भी 7 करोड़ भारतीयों को पीने का स्वच्छ पानी उपलब्ध नहीं है। हमारे गांव में अभी भी महिलाओं को पीने का पानी काफी दूर से ढोकर लाना पड़ता है। हमारे शहरों का भूजल स्तर गिर रहा है। इसकी किल्लत होने से लोग इसे खरीदने पर मजबूर हैं। क्या इन हालातों को विज्ञान बदल सकता है? भारतीय संस्थानों में होने वाले नए शोध क्या हमें पानी उपलब्ध करा सकते हैं? पानी के बारे में अपनी समझ को बेहतर बनाने के लिए हमने कौन सी नई कोशिशें की हैं? इस मामले में हम वास्तव में आत्मनिर्भर कैसे बन सकते हैं, जिससे कि हर इंसान को स्वच्छ पानी आसानी से उपलब्ध हो सके? भारत में तेजी से होते शहरीकरण और आबादी के बढ़ने से भूजल स्तर नीचे चला गया है। इससे हालात और बदतर होंगे। आंकड़े बताते हैं कि 2030 तक देश में पानी की मांग आपूर्ति से दोगुनी हो जाएगी, जिससे करोड़ों भारतीयों के लिए गंभीर जल संकट पैदा होगा। भारत में औसतन 1000 से 1200 मिलीमीटर बारिश होती है, लेकिन ज्यादातर पानी बह जाता है। यदि इस पानी को रोका जाए तो हम अपनी पानी की जरूरतों को काफी हद तक पूरा कर सकते हैं। बरसात से जल संरक्षण एक सरल और टिकाऊ तकनीक है। इसमें जब बारिश होती है तो उसे बहने से रोककर उसका संरक्षण करना होता है। आइए देखते हैं कि जल संरक्षण कैसे किया जाता है। घरों या इमारतों की छतों पर जब बारिश होती है तो उसका पानी बहकर पाइप के जरिए टंकी तक पहुंचता है। इस टंकी तक पहुंचने से पहले पानी मिट्टी की एक तह से होकर गुजरता है, जिसकी ऊपरी परत में रेत और निचली परत में कंकड़ पत्थर होते हैं। मिट्टी की यह तह एक फिल्टर के रूप में काम करती है और बारिश के पानी को साफ करती है, जिसमें धूल के कण, मिट्टी, पक्षियों का मल और पेड़ों के निकले फूल पत्ते होते हैं। ये पानी साफ होकर टंकी में भर जाता है, जिसका उपयोग रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जा सकता है, या फिर इसे आगे कुओं या गड्ढों में भूजल को रिचार्ज करने के लिए स्थानांतरित किया जा सकता है। हम बेंगलुरु के रेनमैन AR शिव कुमार से मिलने उनके शहर जाते हैं। ये एक वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं और पहले कर्नाटक राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद बेंगलोर स्थित सरकारी निकाय में वर्षा जल संचयन के लिए मुख्य अन्वेषक के रूप में कार्य करते थे। भारत पानी जैसे प्राकृतिक संसाधनों के मामले में काफी समृद्ध है। दरअसल हमारे यहाँ बारिश बहुत ज्यादा होती है। अगर हम अपने संसाधनों का ठीक से इस्तेमाल करें तो हमें वास्तव में पानी की समस्या नहीं होगी। ये एक ऐसा शहर है जिसका जल स्तर बहुत नीचे है। हैरानी की बात है कि शिव कुमार के घर में नगर निगम के पानी का कनेक्शन नहीं है और न ही उन्होंने पानी की जरूरतों के लिए कभी एक पैसा खर्च किया है। ये कमाल उन्होंने टंकियों में बारिश के पानी का जल संरक्षण करके किया है। 1995 में जब से उन्होंने अपना घर बनाया है, तब से पीने के पानी की जरूरत भी ये बारिश के पानी से पूरी करते हैं। आइए शिव कुमार के उपकरणों को देखें, जिनका उपयोग वे घर में जल संरक्षण को आसान बनाने के लिए करते हैं। बारिश का पानी शुद्ध होता है, लेकिन जब यह किसी दूषित सतह के संपर्क में आता है तो दूषित हो जाता है। इसलिए ऐसे पानी का उपयोग करने के लिए हमें शुद्धिकरण प्रणाली की जरूरत होती है। शिव कुमार ने रेन टैप रेन वाटर फिल्टर नामक एक फिल्टर का विकास किया है, जो भूमिगत टैंकों में आने से पहले बारिश के पानी को साफ करता है। छत के पानी के इस फिल्टर को मैंने बनाया है। इसमें कई घटक हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण घटक है पहला फ्लश और कार्ट्रिज। जो कार्ट्रिज मैंने विकसित किया है उसमें विभिन्न आकार के जाली की अलग अलग परतें हैं और एक मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला द्वारा इसे जांचा गया है। ये 10 माइक्रोन आकार के 99.5 दशमलव और 5 माइक्रोन आकार के 98.5 दशमलव कणों को साफ करने के लिए उत्तम है। यह बाकी उपलब्ध अन्य फिल्टरों में सर्वोत्तम है।
ये फिल्टर किसी भी इमारत की दीवार पर लंबवत लगाया जा सकता है और टैंक तक पहुंचने से पहले बारिश के पानी की अशुद्धियों को दूर करता है। ये बरसात के जल संरक्षण की पूरी प्रक्रिया को सरल बनाता है। शिव कुमार ने बारिश की जल संरक्षण प्रणाली का महत्व समझाने के लिए स्थानीय अधिकारियों के साथ गहनता से काम किया है। सालों से वो बेंगलोर में कई परियोजनाओं को डिजाइन और कार्यान्वित करते रहे हैं, जिसमें विधानसभा, कर्नाटक उच्च न्यायालय, जीपीओ, IIS और बेंगलुरु का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा शामिल हैं। उन्होंने कर्नाटक सरकार द्वारा BWSSB अधिनियम में एक संशोधन पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसने बेंगलुरु में 2400 वर्ग फुट से अधिक क्षेत्र वाले घरों और कार्यालयों के लिए वर्षा जल संरक्षण को अनिवार्य बना दिया है। उन्होंने कर्नाटक में 100 से अधिक RWH परियोजनाओं को कार्यान्वित किया है, जिसके कारण 10 लाख से अधिक परिवारों को वर्षा जल संचयन के माध्यम से सुरक्षित और स्वच्छ पीने का पानी मिल रहा है। शिव कुमार की इस विशेषज्ञता और तकनीकी जानकारी का उपयोग अब मेघालय सरकार द्वारा राज्य में एक RWH के बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए किया जा रहा है। उनकी प्रणाली अब अफ्रीका के अलावा कुछ विकसित देशों में और नॉर्वे सरकार द्वारा प्रचारित की जा रही है। RWH के अलावा शिव कुमार ने घर पर कुशलता पूर्वक पानी का उपयोग करने के तरीकों पर भी काम किया है। उन्होंने एक प्रभावी ग्रे वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम डिजाइन किया है। यहाँ उनकी वॉशिंग मशीन से निकलने वाले पानी को एक अलग टैंक में इकट्ठा किया जाता है, जिसे एक मोटर से पंप करके एक ओवरहेड टैंक में पहुंचाया जाता है। इस पानी को घर में शौचालय फ्लश करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। बिल्कुल इसी तरह रसोई से पानी को इकट्ठा करके बागबानी के लिए उपयोग किया जाता है। उन्होंने एक्सिलरेटेड रिचार्ज वेल नामक एक तकनीक भी विकसित की है, जिसके द्वारा सूखे बोरवेल और भूमिगत जल को रिचार्ज करने के लिए बारिश के पानी को वापस जमीन में पंप किया जा सकता है। किसी भी शहर और कस्बे को देख लीजिए, आपको लाखों कुएं मिलेंगे जिनसे जमीन का पानी खींचा जा रहा है। मैंने सोचा कि हमें उस पानी को फिर से जमीन में पहुंचाना चाहिए, इसलिए एक्सिलरेटेड रिचार्ज वेल को मैंने विकसित किया है। धरती को बहुत से पानी की जरूरत है, इसलिए लाखों लीटर पानी वापस उन सूखे कुओं में डाला जा सकता है, जिनका पानी हम पहले ही निकाल चुके हैं। अपने स्वदेशी तकनीकी विकास से शिव कुमार ने हमारी जल प्रबंधन प्रणालियों में सुधार किया है और एक ऐसा रास्ता निकाला है जिससे इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता आ सकती है। I believe strongly that such kind of initiatives of water मेरा विश्वास है कि इस तरह के जल संरक्षण के उपाय प्रौद्योगिकी विज्ञान को सरल तरीके से लोगों तक पहुंचा रहे हैं और उन्हें अपनाने के लिए भी आत्मनिर्भर भारत जैसे कार्यक्रम मेरे जैसे लोगों की निरंतर मदद कर रहे हैं। to build sustainability through this program of Atmanirbhar Bharat. भारत ने तमिलनाडु, गुजरात और केरल जैसे कई राज्यों में वर्षा जल संचयन को अनिवार्य बना दिया है। अन्य राज्यों में अन्य भवनों और बड़े भवनों को RWH के हिसाब से योजना बनाने की आवश्यकता है। ये साल भर पानी की उपलब्धता और बेहतर प्रबंधन को सुनिश्चित करने का एक शानदार उपाय है। फिर भी स्वच्छ पानी तक पहुंच बनाने में कई ऐसी समस्याएं हैं जिनका सामना भारत कर रहा है। अध्ययनों से पता चला है कि भारत के गांवों का बहुत सा पानी दूषित है। 2019 में किए गए एक अध्ययन से पता चला है कि ग्रामीण भारत में 4 करोड़ से अधिक लोग भारी धातुओं, फ्लोराइड, आर्सेनिक और नाइट्रेट से दूषित पानी पीते हैं। भारतीय विज्ञान इस समस्या से पार पाने के तरीकों पर कैसे काम कर रहा है, ऐसा ही एक अभिनव और सस्ता समाधान देखिए ब्रेक के बाद। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के प्रति लोगों की रुचि जगाने के उद्देश्य से साल 2019 में इंडिया साइंस चैनल की शुरुआत की गई। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शुरू किया गया इंटरनेट आधारित ये विज्ञान वेब चैनल विभाग के स्वायत्त संस्थान विज्ञान प्रसार द्वारा संचालित किया जा रहा है। इस चैनल पर विज्ञान पर आधारित डॉक्यूमेंट्रीज, ताज़ा विषयों पर स्टूडियो चर्चा, साक्षात्कार और हर आयु वर्ग को आकर्षित करने वाली विज्ञान लघु फिल्में और साप्ताहिक कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया और इंटरनेट की पहुंच आज हर जगह, हर व्यक्ति तक है। ऐसे में देश में वैज्ञानिक चेतना के प्रसार के लिए ये माध्यम सबसे उपयुक्त कहा जा सकता है। भारत अपनी पीने और सिंचाई दोनों की जरूरतों के लिए लगभग 80% तक भूजल पर निर्भर करता है।
चिंता की बात यह है कि इस पानी का एक बड़ा भाग दूषित है। सरकारी स्रोतों से मिले आंकड़े बताते हैं कि लगभग 2 लाख भारतीय हर साल दूषित पानी के इस्तेमाल करने से मरते हैं। विशिष्ट रूप से गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानी इलाकों, विशेषकर उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, पंजाब और हरियाणा के भूजल में आर्सेनिक एक गंभीर खतरे के रूप में उभरा है। रिपोर्ट्स के अनुसार भारत के 21 राज्यों में लगभग 23 करोड़ 90 लाख लोग अमान्य उच्च स्तर के आर्सेनिक का पानी उपयोग करते हैं। आर्सेनिक क्या है? ये एक रासायनिक तत्व है और इसका प्रतीक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 33 के अनुसार है। ये गैर धात्विक, बेस्वाद, बिना गंध वाला है और पृथ्वी की भूपर्पटी में व्यापक रूप से पाया जाता है। आर्सेनिक अपने अकार्बनिक रूप में बहुत जहरीला होता है। ये वातावरण में चट्टानों, मिट्टी, पानी और हवा में कुछ हद तक स्वाभाविक रूप से पाया जाता है। इसके अलावा ये कुछ कृषि और औद्योगिक गतिविधियों के फलस्वरूप भी पैदा होता है। ये जमीन में पीने के पानी में और सतह पर बहने वाले जल स्रोतों में मिल सकता है। पीने के पानी में आर्सेनिक आंत के जरिए अवशोषित होकर रक्त प्रवाह में पहुंचता है और रक्त प्रवाह से ये शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचता है और स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। आर्सेनिक के लगातार संपर्क में आने से त्वचा से संबंधित समस्याएं पैदा होती हैं। ये तंत्रिका तंत्र, प्रजनन प्रणाली और जठरा तंत्र प्रणाली को प्रभावित करता है, जिससे शरीर को काफी नुकसान पहुंचता है। WHO के दिशा निर्देशों में कहा गया है कि पीने के पानी में आर्सेनिक की मानक सीमा 10 ppb है। भारत के संदर्भ में WHO का कहना है कि पानी की कमी के कारण यहां आर्सेनिक स्तर का मानक 50 ppb यानी 0.05 मिलीग्राम प्रति लीटर हो सकता है, लेकिन पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में यह स्तर 3000 ppb से अधिक हो गया है, जो WHO की मान्यता से 300 गुना ज्यादा है, जबकि अन्य जिलों और गांवों में सामान्य सीमा 300 से 1000 ppb के बीच है। हमारे शरीर में कुछ हद तक आर्सेनिक को अवशोषित करने की क्षमता होती है, लेकिन ज्यादा मात्रा स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है, यहां तक कि यह घातक भी हो सकती है। IIT मद्रास के एक वैज्ञानिक प्रोफेसर टी प्रदीप ने इस समस्या का समाधान निकालने के लिए नैनो सामग्री पर काम शुरू किया, जो कि 9 से 10 नैनोमीटर की सीमा में अत्यंत छोटे कण होते हैं। ये कण मीटर के 1 अरबवें हिस्से के बराबर होते हैं। Nanomaterials have a very large surface area. नैनो सामग्रियों का एक बहुत बड़ा सतह क्षेत्र होता है और ये काफी ज्यादा प्रतिक्रिया करते हैं। ये बात हम जानते हैं और इसी पहलू का अध्ययन कर रहे हैं। प्रदूषित पानी के लिए यह शोध काफी उपयोगी है। लोगों को यह निर्देश दिया गया है कि कैटालिसिस और ड्रग डिलीवरी के क्षेत्र में कुछ और करने के लिए अनुसंधान करें, लेकिन मैंने कहा कि शायद वे महत्वपूर्ण हैं, लेकिन वे ऐसे क्षेत्र नहीं हैं जिनमें लोगों को कम समय में ज्यादा फायदा पहुंचाया जा सकता है। प्रोफेसर प्रदीप ने पानी के दूषित होने की इस समस्या को दूर करने के लिए एक नैनो सामग्री आधारित आर्सेनिक जल शोधक विकसित किया, जिसे उन्होंने अमृत यानी आर्सेनिक एंड मेटल रिमूवल बाय इंडियन टेक्नोलॉजी का नाम दिया है। उन्होंने इसे कैसे तैयार किया? टीम एक नोवल नैनोमीटर विकसित करने में कामयाब रही, जो कई दूषित पदार्थों को हटाने में सक्षम है। शोधन की प्रक्रिया 2 चरणों में होती है। पहला, सबसे पहले माइक्रोबियल अशुद्धियों को चांदी के नैनो कणों द्वारा छोड़े गए चांदी आयनों की बहुत कम सांद्रता के साथ हटा दिया जाता है। नैनो कणों से बहने वाले सिल्वर आयन जब ऑक्सीडाइज्ड होते हैं तो उन्हें लंबे समय तक बैक्टीरिया को मारने की उनकी क्षमता के लिए जाना जाता है। दूसरा, इसके बाद पानी विभिन्न नैनो कणों से होकर गुजरता है, जिसमें आयरन ऑक्साइड और आयरन ऑक्सीहाइड्रोक्साइड होते हैं। ये नैनो कण अपने बड़े सतह क्षेत्र और सरल रासायनिक रूपांतरण के कारण आर्सेनिक के प्रति एक अभूतपूर्व अवशोषण क्षमता दिखाते हैं। इस चरण में एक एक करके आर्सेनिक, कीटनाशक और अन्य भारी धातुओं सहित कई प्रकार के प्रदूषकों को दूर किया जाता है। बहते हुए पानी को छानना एक चुनौती थी,
इसलिए इन इकाइयों को डिजाइन किया गया और हैंड पंपों के मुंह से जोड़ा गया। सिस्टम को बिजली या पाइप जलापूर्ति की आवश्यकता नहीं है। इसके संचालन के लिए जरूरी एकमात्र चीज गुरुत्वाकर्षण है। अमृत से आर्सेनिक के पानी को शुद्ध करने के लिए 1 मिनट से भी कम समय की आवश्यकता होती है। So we have developed a methodology so that it is ultra fast. हमने एक ऐसी कार्यप्रणाली विकसित की है जो अल्ट्रा फास्ट पार्टिकुलेट और लोहे को हटा सकती है। इसके बाद पानी एक आर्सेनिक फिल्टर में चला जाता है और फिर अगर जरूरी हो तो यह माइक्रोबियल फिल्टर में जाता है और उसके बाद ये पानी उपयोग के लिए तैयार है। And then it gets distributed. अमृत वाटर प्यूरिफायर 5 पैसे प्रति लीटर से भी कम लागत पर पानी साफ करता है। ये जल शोधक स्थानीय परिस्थितियों और स्थानीय प्रदूषण के अनुकूल है। ये पानी में आर्सेनिक की मात्रा को 2 ppb से भी कम कर देता है, जो WHO की मानक सीमा का 1/5वां हिस्सा है। Our research project. इसलिए हमारे अनुसंधान परियोजना को अफोर्डेबल क्लीन वाटर यूजिंग नैनो टेक्नोलॉजी कहा गया है। अगर यह सस्ती नहीं है तो इसका कोई मतलब नहीं है। इसे न केवल किफायती बल्कि टिकाऊ भी होना चाहिए। आखिरकार इसे हमारे जैसे देश को ही अपनाना है। Implementable in a country like ours. इस जल शोधक की सफाई और रखरखाव भी बहुत आसान है। हर महीने 2 बार इसका रखरखाव करने में हर बार सिर्फ 15 मिनट लगते हैं। पानी की मात्रा के आधार पर इस जल शोधक के 3 संस्करण हैं। पहला संस्करण बड़ी मात्रा में पानी की सफाई के लिए है। ये जल वितरण सेटअप में स्थापित किया जाता है, जहां पानी को ओवरहेड टैंक में पंप किया जाता है और फिर पानी की पाइपलाइन के माध्यम से आपूर्ति की जाती है। दूसरे को व्यक्तिगत इकाई के रूप में हैंड पंप के साथ स्थापित किया जाता है। तीसरे को घरेलू उपयोग के मकसद से 10 लीटर पानी साफ करने की क्षमता वाला बनाया गया है। इस फिल्टर का पहली बार पश्चिम बंगाल के नादिया और मुर्शिदाबाद जिले में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में परीक्षण किया गया था। अब ये पूरे भारत में 1500 से ज्यादा जगहों पर स्थापित है। पहले पीने का पानी आयरन और आर्सेनिक से दूषित था और उससे कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं हो रही थी, लेकिन अब सरकार द्वारा लगाए गए इस फिल्टर से हमें स्वच्छ और साफ पानी मिल रहा है। फिल्टर अप्लाई किया है जिस नाल की पानी शुद्ध ते साफ सानू मुहैया करवा रहे हैं। भारत सरकार ने उन सभी राज्यों से इस फिल्टर के उपयोग की सिफारिश की है जहां आर्सेनिक संदूषित पानी पाया जाता है। The government is working on. सरकार 102 नई यूनिटों पर काम कर रही है जिन पर ऑनलाइन नियंत्रण होगा। ऐसी ऑनलाइन नियंत्रण वाली बहुत सी यूनिट पहले से ही स्थापित हैं। With online control. कुल मिलाकर हमारे देश में ऐसी लगभग 1500 यूनिट हैं। Now we have over 1,500 or so installations. ये सभी लोगों को पानी उपलब्ध कराने वाला एक सरल, सस्ता, प्रभावी, स्वदेशी रूप से विकसित समाधान है। सच्ची आत्मनिर्भरता हासिल करने की दिशा में ये एक बहुत बड़ा कदम है। हम जो भी प्रौद्योगिकियां विकसित करते हैं उनका देश भर के समुदायों तक पहुंचना बेहद महत्वपूर्ण है। हमने विज्ञान की मदद से बदलाव लाकर स्वच्छ पानी उपलब्ध करवाने वाले एक संस्थान का दौरा किया। देखिए एक छोटे से ब्रेक के बाद। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के प्रति लोगों की रुचि जगाने के उद्देश्य से साल 2019 में इंडिया साइंस चैनल की शुरुआत की गई। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शुरू किया गया इंटरनेट आधारित ये विज्ञान वेब चैनल विभाग के स्वायत्त संस्थान विज्ञान प्रसार द्वारा संचालित किया जा रहा है। इस चैनल पर विज्ञान पर आधारित डॉक्यूमेंट्रीज, ताज़ा विषयों पर स्टूडियो चर्चा, साक्षात्कार और हर आयु वर्ग को आकर्षित करने वाली विज्ञान लघु फिल्में और साप्ताहिक कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया और इंटरनेट की पहुंच आज हर जगह, हर व्यक्ति तक है। ऐसे में देश में वैज्ञानिक चेतना के प्रसार के लिए ये माध्यम सबसे उपयुक्त कहा जा सकता है। पानी की सुरक्षित और नियमित आपूर्ति किसी भी समुदाय का आधार है। पूरे भारत में
जल निकायों और जल स्रोतों को साफ करने और पानी को सुलभ बनाने की दिशा में सुधार करने के लिए कई छोटे बड़े आंदोलन हुए हैं। रुड़की की राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान जल आधारित मुद्दों पर गहन शोध करता है। 1978 में स्थापित इस संस्थान ने भारत में जल क्षेत्र में विकास और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए विज्ञान के उपयोग पर ध्यान केंद्रित किया है। We are working on the managed aquifer recharge and the basic purpose is हम प्रबंधित जलीय पुनर्भरण पर काम कर रहे हैं और हमारा मूल उद्देश्य भूजल को रिचार्ज करना है कि कैसे हम एक बेहतरीन तरीके से भूजल को रिचार्ज कर सकते हैं ताकि हमारा जल स्तर और न गिरे। फिर हम जलीय भंडारण और वर्किंग मेथड पर भी काम कर रहे हैं। इसके अलावा हम पानी की गुणवत्ता में सुधार करने और पर्याप्त पीने का पानी प्रदान करने के लिए रिवर बैंक फिल्ट्रेशन स्कीम पर भी काम कर रहे हैं। good quality of water or to provide to provide sufficiency in water for the drinking purpose. NIH में टीम द्वारा लागू की गई एक नवीन तकनीक को रिवर बैंक फिल्ट्रेशन के रूप में जाना जाता है। आइए देखें कि ये कैसे काम करता है। इसमें पानी की सतह के कुछ 100 मीटर के आसपास बोरवेल को ड्रिल करके पानी बाहर पंप किया जाता है। इस तरह के बोरवेल से पंप करने पर भूजल का स्तर भी कम हो जाता है और नदी या किसी अन्य सतही स्रोत का पानी जमीन से छनकर कुछ दूर ड्रिल किए गए बोरवेल में जाता है, जहां से उसे उपयोग में लाया जाता है। जैसे जैसे ये पानी आगे जाता है, इसमें घुले प्रदूषक छंटते जाते हैं। इसी के साथ इसमें से रोगजनक भी हट जाते हैं या महत्वपूर्ण रूप से कम हो जाते हैं। इस योजना को 4 पायलट योजनाओं में शामिल किया गया है। इनमें से एक मथुरा में और दूसरी आगरा में यमुना नदी के किनारे, तीसरी बिहार के बरहरा गांव में गंगा नदी के किनारे और चौथी आंध्र प्रदेश के वोमवारम गांव में वराह नदी के किनारे स्थापित की गई है। तो हमने जो 4 स्कीम्स डेवलप की हैं, तो इसमें जो चारों स्टेट के, जो तीनों स्टेट के वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट थे, तो वो इसमें हमारे कोलैबोरेटिव पार्टनर थे। तो इनकी सारी डिजाइन और इसका प्रोसेस उनको समझा दिया गया था और ये बेसिकली हमने डेमोन्स्ट्रेशन स्कीम डेवलप की थी और उनको हैंडओवर की है। तो इसको वो टेक्निक को और जहाँ की वाटर सप्लाई की प्रॉब्लम है, जो फीजिबल लोकेशन है, तो वहाँ पर वो लोग लगा सकते हैं। इस कार्य का एक अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र भूजल पुनर्भरण और प्रबंधन करके पीने के पानी की उपलब्धता में सुधार करना है। एक जलभर चट्टान या तलछट एक भूमिगत निकाय होता है जो भूजल के लिए जलाशय भंडार के रूप में कार्य करता है। सतह का पानी इसमें मिट्टी से छनकर प्रवेश करता है। फिर ये पानी जलभर चट्टानों या तलछटों के माध्यम से कुओं और अन्य स्रोतों तक पहुंचता है। जल भर को रिचार्ज करने के लिए कई तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। विभिन्न तकनीकों का चयन स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर किया जाता है। एक अन्य तकनीक है तालाबों का अंतःस्यंदन। इसमें सतह के पानी को अंतःस्यंदन तालाबों में बदल दिया जाता है, जो जल भर को रिचार्ज करता है। चेक डैम के द्वारा भी रिचार्ज करने की एक अन्य तकनीक मौजूद है। इसमें छोटे छोटे चेक डैम मौसमी धाराओं और नालों पर बनाए जाते हैं। मानसून के दौरान बारिश का पानी इन बांधों में जमा हो जाता है और जल भर को रिचार्ज करता है। जैसे हमारी समुद्री क्षेत्र है, वहाँ पर खारे पानी की बहुत समस्या होती है, तो वहाँ पर भी चेक डैम्स बनाए जाते हैं, जिसके कारण जो खारे पानी की समस्या है उसमें सुधार होता है। संस्थान ने एक अन्य तकनीक एक्वाफर स्टोरेज एंड रिकवरी पर भी काम किया है। इस तकनीक में एक निश्चित गहराई पर जल भर में ताजे पानी को इंजेक्ट किया जाता है ताकि ये खारे पानी के साथ न घुले। खारे पानी और ताजे पानी के बीच घनत्व में अंतर के कारण खारे पानी में ताजे पानी के बुलबुले का निर्माण होता है। ये ताजा पानी अपनी गुणवत्ता खोए बिना कई दिनों तक बरकरार रह सकता है। ये पानी बाद में घरेलू प्रयोजनों के लिए जल भर से प्राप्त किया जा सकता है। इस पानी को शुद्ध करने के बाद पीने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इस ASR तकनीक का वर्तमान में हरियाणा के मेवात में सामुदायिक स्तर पर पानी की आपूर्ति के लिए परीक्षण किया जा रहा है। मेवात में पानी की लवणता का स्तर बहुत अधिक है और ये बिल्कुल भी पीने योग्य नहीं है। इसकी वजह से लोगों की सामाजिक आर्थिक स्थिति भी बहुत खराब है।
हमने जो है इसको हम जो है बड़े पैमाने पर जो है एक्चुअल फील्ड में लगाने जा रहे हैं। वहाँ पर हमने जो है साइट का चयन कर लिया है और जो कागजी कार्य प्रक्रिया है वो पूरी कर ली है, और अब हम जो है जल्दी से इसको वहाँ पर जो है इसका करने वाले हैं, ताकि और इसकी जो सफलता है वो हम तभी मानेंगे जब ये हम इसको अच्छे से वहाँ पे कर पाएंगे। इस तकनीक का संस्थान द्वारा निर्मित एक प्रोटोटाइप मॉडल पर परीक्षण किया गया है। प्रयोग के प्रयोजनों के लिए उच्च सांद्रण का एक खारा घोल तैयार किया गया। इसकी विद्युत चालकता और तापमान इसी मीटर के साथ मापा गया। इस घोल को रेत में अच्छी तरह संतृप्त होने तक मिलाया गया। मेवात में परीक्षण स्थल से रेत और मिट्टी की परतें भी एक कृत्रिम जलभर बनाने के लिए रखी गई थीं। ये तब मीठे पानी के स्रोत से जुड़ा था। घनत्व में अंतर होने के कारण इसमें एक पानी का बुलबुला बन गया। ये परीक्षण 30 दिनों तक चला और फिर पानी को लेकर परीक्षण किया गया। इसी मीटर पर रीडिंग से पता चला कि पानी शुद्ध हो गया था। ये एक सरल तकनीक है जो पर्यावरण के अनुकूल है और इसमें किसी विशाल बुनियादी ढांचे की जरूरत भी नहीं है। साथ ही जो जल की गुणवत्ता है उसमें सुधार होता है। जल की गुणवत्ता में सुधार होने का मतलब है लोगों की जो हेल्थ है, उनकी जो सेहत है, वो पानी पे बहुत डिपेंड करती है। तो जब अच्छा पानी पीने से उनकी सेहत में सुधार होता है और उसके कारण लोग अपना समय जो है देश के जो कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ हैं, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ में, उसमें काफ़ी योगदान दे सकते हैं। विज्ञान की सीमाएं बढ़ रही हैं। इससे नवाचार जमीनी स्तर पर भी दिखने लगे हैं। इसकी वजह से हमें स्वच्छ पानी सुलभ हो रहा है। यदि इन संकल्पनाओं को बड़े स्तर पर अपनाया और दोहराया जाता है तो हम वास्तव में स्वच्छ पानी तक अपनी पहुंच बनाने में आत्मनिर्भर हो सकते हैं।